हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम माँ बाप का सपना पूरा करने वाले करंट अफेयर्स में डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीके से संबंधित कवर करते हैं। आज हम लगभग मार्च महीने के बहुत से करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे, साथ में स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। इससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। नरक देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो, ना इज्जत ना पैसा ना सम्मान और ना व्यवहार। दोस्तों, इसलिए लगातार अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। और अगर आप माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो डेली 6 से 7 घंटे आप ज़रूर पढ़ें और हर चीज़ को बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ें। जो हम यहाँ पर आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं एग्ज़ाम में हूबहू बिल्कुल छपता है। और दोस्तों, अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी। अगर आप कामयाब नहीं होती हैं तो ये दुनिया आपके लिए ताने भी मारेगी। तो इसलिए माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए लगातार आपको पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। अंपायरों के आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बने हैं? तो उनका नाम है सरफुदौला इब्न शाहिद। सरफुदौला इब्ने शाहिद जो आप कह सकते हैं अंपायरों के आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बने। इसी प्रकार से अगर बात की जाए बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा की बात की जाए तो आप कह सकते हैं टका है। बांग्लादेश का जो आप कह सकते हैं जनक किसे कहा जाता है, तो शेख मुजीबुर उर रहमान को कहा जाता है और इसी को बंग बंधु भी कहा जाता है। बांग्लादेश की लगातार 5 बार जो प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है शेख हसीना। और अभी वर्तमान समय में अगर बात करें बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद हैं। तो इस प्रकार से कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन मैंने आपको बांग्लादेश के बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने बिल्कुल ध्यान देकर चलने हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बांग्लादेश के सरफुदौला इब्ने शाहिद हाल ही में अंपायरों के आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बने हैं। वहीं भारत के नीति मेनन 5वीं बार इस पैनल में शामिल हुए हैं। जो नीति मेनन हैं ये 12 सदस्यीय क्लब में एकमात्र भारतीय सदस्य हैं। यानी 12 सदस्यों का जो क्लब है उसमें अकेले भारतीय जो अंपायर बने हैं उनका नाम है नीति मेनन। और अभी कौन बने हैं? बांग्लादेश के आप कह सकते हैं अंपायर हैं जिनका नाम क्या है? सरफुदौला इब्न शाहिद। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो आईसीसी अंपायरों का एलिट पैनल है उसकी सूची क्या है? रॉड टकर आप कह सकते हैं ये अंपायर हैं ऑस्ट्रेलिया की। कुमार धर्मसेना श्रीलंका के अंपायर हैं जो एलिट पैनल में हैं। रिचर्ड कैटलबरो ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के अंपायर हैं। रिचर्ड इंग्लिगबर्थ ये भी इंग्लैंड के हैं। पॉल रेफल की अगर बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं जो एलिट पैनल में शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार से क्रिस गेफनी न्यूजीलैंड के अंपायर हैं। माइकल गफ इंग्लैंड के हैं। जोएल विल्सन वेस्ट इंडीज़ के हैं। नितिन मेनन जैसे मैंने आपको बताया एकमात्र भारतीय हैं नीति मेनन, ये भी आप कह सकते हैं एलिट पैनल में शामिल हैं। एहसान सराज पाकिस्तान के हैं और एड्रियन होल्डस्टॉक दक्षिण अफ्रीका के हैं। और अभी जो आप कह सकते हैं शामिल हुए हैं उनका नाम सरफुदौला इब्न शाहिद है, ये बांग्लादेश के हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी जिसको आईसीसी कहा जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है, इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया था और 1987 में इसका वर्तमान नाम जो है आप कैसे रखा गया? आईसीसी इंडियन इंटरनेशनल आप कैसे क्रिकेट काउंसिल, ये इसका नाम रखा गया था 1987 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है दुबई में, यानी संयुक्त राज्य अमीरात में इसका मुख्यालय है। इसी प्रकार से अगर बात करें हाल ही में तीसरी खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 जारी की गई। ये किसके द्वारा जारी की गई?
तो ये जारी की गई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई। इसी प्रकार से अगर बात की जाए 2022 में जो आप कह सकते हैं खाद्य अवशिष्ट जो परसेंटेज था वो कितना था, 19% था। 1/3 हिस्सा खाद्य अवशिष्ट पर आप कह सकते हैं खर्च किया गया था। 783 मिलियन भूखे लोग रहे 2022 के अंदर। जब ये आंकड़े आए थे 2022 में तो 783 मिलियन लोग जो आप कहते हैं भूखे रहे। 79% प्रति व्यक्ति वर्ष भोजन वेस्ट रहता है, यानी 79% प्रति वर्ष भोजन क्या होता है, वेस्ट चला जाता है। और खाद्य अवशेष सूचकांक पहली बार आप कह सकते हैं 2011 में लागू किया गया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भूखमरी में भारत का कौन सा स्थान है, तो भूखमरी में भारत का स्थान है 111वां। WTO की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 को हुई, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 को हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर, जिनेवा में। उसके बाद अगर बात की जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड, इसकी स्थापना कब हुई, 24 जनवरी 1971 को हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर, जिनेवा में है। वर्ल्ड वाइड फंड अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1961 में हुई। और हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। UNEP की स्थापना कब हुई, 5 जून 1972 को हुई। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी में है, केनिया में है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए दोस्तों अर्थशास्त्र का 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिला क्लाडिया गोल्डिन को मिला। और कहाँ की रहने वाली है ये USA की रहने वाली है। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला, तो उनका नाम है अमर्त्य सेन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी, एडम स्मिथ ने लिखी। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो उनका नाम है अनंत नागेश्वरन। ये आप कह सकते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह का नाम भारतीय जो आप कह सकते हैं भारतीय जयमूर्ति के नाम पर उनका नाम रखा गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक भारतीय जयमूर्ति के नाम पर एक एस्ट्रॉयड ग्रह का नाम रखा गया है, यानी आप कह सकते हैं क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया। चुनाव आयोग ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 25 जनवरी 1950 को की गई। और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, आप कह सकते हैं 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में पद पे रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी को मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए गिरफ्तार किया गया और उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। दो दिल्ली के आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं। और इनका संबंध किस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से है। और आम आदमी पार्टी कब बनी, 2012 में बनी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हाल ही में आयरलैंड देश के आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, तो उनका नाम है लियो वराडकर। लियो वराडकर जो आप कह सकते हैं उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और अभी हाल ही में कौन बने आयरलैंड के प्रधानमंत्री, तो उनका नाम है साइमन हेर्सी। साइमन हेर्सी आप कह सकते हैं वर्तमान समय में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यूनहाई 3 चीन देश ने लॉन्च किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौसम से संबंधित जानकारी लेने के लिए चीन ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है, तो उसका नाम है यूनहाई 3। चीन देश का संघाई शहर यांगतीसी नदी पर स्थित है और ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी भी है। चीन देश की मुद्रा की अगर बात की जाए तो युआन है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हाल ही में मौसम संबंधी, ये तो हो चुका है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, भारत के ये क्वेश्चन देखिए, भारत के इसरो के द्वारा इनसेट 3DS GSLV F-14 मौसम संबंधी जानकारी देता है। यानी भारत के द्वारा भी आप कह सकते हैं मौसम से संबंधित जानकारी देने के लिए इसरो के द्वारा इनसेट 3DS GSLV F-14 आप कह सकते हैं उपग्रह लॉन्च किया गया है, जो हमें क्या करता है, मौसम संबंधित जानकारी देता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों, हाल ही में
मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में इजराइल की सहायता से एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की गई है। यानी हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में इजराइल की सहायता से एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की गई। एरोस्पेस सर्विस इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर की गई? गुरुग्राम में की गई। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर ही है। इसका उद्देश्य है भारत में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण करना। यानी इसका उद्देश्य क्या है? भारत में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। ऑपरेशन अजय किसके बीच शुरू किया गया? यानी आप कह सकते हैं इजराइल और भारत के बीच शुरू किया गया, क्योंकि इजराइल से यहां पर भारतीयों को निकाला गया था। और इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल की संसद का नाम है निशेट। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में अदानी ग्रुप ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा निर्माण सेंटर का उद्घाटन गुजरात में किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अदानी ग्रुप ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो गुजरात में किया है। यह विश्व का एकल स्थान तांबा सेंटर होगा। इसके साथ अगर बात की जाए, चूकी माता तांबे की खान कहां पर है? चिली देश के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चिली देश के अंदर याद रखना, सर्दी की ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और भारत में अगर पूछा जाए सर्दी की ऋतु में कहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो आप कह सकते हैं कोरोमंडल तट में होती है, या आप कह सकते हैं तमिलनाडु में होती है। राजस्थान के खेतड़ी में भी तांबा पाया जाता है। मोनोजाइट मृदा केरल में पाई जाती है, जो थोरियम के लिए महत्वपूर्ण होती है। लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं, जो सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु पूछी जाए तो लिथियम, सबसे भारी धातु पूछी जाए तो ओस्मियम है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, तांबा और जिंक से पीतल बनता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक से बनता है। कांस्य किससे बनता है? तांबा और टिन से बनता है। तांबा और टिन से क्या बनता है? कांसा। और पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक से बनता है। मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान है 134वां। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 134वां स्थान है। और यूएनडीपी के 3 आधार होते हैं। यूएनडीपी के 3 आधार होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं पीसीआई, पर कैपिटल आप कह सकते हैं इंडेक्स, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 108वां स्थान है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में स्थित है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में किया गया। किस शैली में बनाया गया? ये नागर शैली में। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पहला मंदिर है जो ओम की आकृति में बनाया गया है, और वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। और किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया। 2000 शतम 135 फुट ऊंचाई, और जो इसके अंदर शिवलिंग है वो गुरु मछलनाथ समाधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और यह राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में बनाया गया है, और यह वर्ल्ड का पहला ऐसा मंदिर है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई, और इस मंदिर को किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया है। इसके वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांत सोमपुरा हैं। और मूर्ति के वास्तुकार कौन है? श्री अरुण योगीराज हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, विश्वास स्वरूप मंदिर राजस्थान के राजसमंद जिले में है, जो महादेव को समर्पित है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्वास स्वरूप मंदिर कहां पर है? राजस्थान में है। किसको समर्पित है? महादेव को समर्पित है। और ये राजस्थान में कहां पर? राजसमंद में है। अंकोरा वाट की अगर बात की जाए, तो ये एक विश्व के अंदर एक ऐसा मंदिर है जो आप कह सकते हैं हिंदू मंदिर है, और ये कहां पर है? कंबोडिया में है। और ये दुनिया के 8 अजूबों में शामिल किया गया है, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण खेमर वंश के राजा सूर्यदेव वर्मन सेकंड ने करवाया था। वरदेश्वर मंदिर का निर्माण अगर बात की जाए कहां पर किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है, और इसे बिग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो जितने भी अभी तक के मंदिरों के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, ये हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इनको बड़े अच्छे ढंग से आपने कवर करना है।
इसके साथ साथ अगर बात की जाए, पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर बनाया गया? तेलंगाना में बनाया गया। सबरीमाला मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया गया? केरल में किया गया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण कब कहाँ किया गया? MP में किया गया। जो पंचायतन शैली में कई बार पूछा गया कि खजुराहो के मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं? पंचायतन शैली में बनाए गए हैं। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में बनाए गए, जो माउंट आबू में स्थित है या माउंट आबू में प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर असम में है, जो शक्तिपीठ में शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है पवन दावुल्लुरी। पवन दावुल्लुरी ने को आप कह सकते हैं प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास के स्नातक पवन दावुल्लुरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, दावुल्लुरी ने पिछले विंडो प्रमुख जो था आप कह सकते हैं मिखाइल पार्खिन का स्थान लिया। यानी आप कह सकते हैं जो दावुल्लुरी जो है इसने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है मिखाइल पार्खिन का स्थान लिया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है कमल किशोर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव उसका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस उसका नाम है। और अगर बात की जाए, जो कमल किशोर हैं वो 55 वर्षीय हैं और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में सहायक महासचिव और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? तो ये कह सकते हैं USA के अंदर है। कई बार क्वेश्चन आता है कि USA कब आज़ाद हुआ, यानी अमेरिका कब आज़ाद हुआ? तो 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ। किसका गुलाम था? ये इंग्लैंड का गुलाम था। USA की राजधानी क्या है? तो USA की राजधानी है वाशिंगटन DC। उसमें DC का अर्थ क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया आप कह सकते हैं उसका अर्थ होता है। और अगर पूछा जाए USA की संसद का नाम क्या है? तो USA की संसद का नाम है कांग्रेस। ब्राजील एक ऐसा देश है, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जो आप कह सकते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या के अनुसार 5वें नंबर पे है। और ब्राजील भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों पर स्थित है। चीन देश अगर बात की जाए तो जनसंख्या के अनुसार अगर बात की जाए तो दूसरे स्थान पे है, जबकि जनसंख्या के अनुसार पहला स्थान किस देश का है? तो भारत का है। फ्रांस देश को फैशन की नगरी कहा जाता है, फ्रांस देश को किसानों का देश कहा जाता है। ये बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों, हाल ही में USA के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में एक बड़ा हादसा हो गया, जब सिंगापुर का एक बड़ा मालवाहक जहाज फ्रांसीसी स्कोट की ब्रिज से टकरा गया और पुल टूटकर पानी में गिर गया। यह ब्रिज बाल्टीमोर शहर में पटास्को नदी पर आप कह सकते हैं 1977 में बनाया गया था। यानी ये जो आप कह सकते हैं ब्रिज बाल्टीमोर जो है कब बनाया गया था? तो 1977 में बनाया गया था। और किस नदी पर बनाया गया था? तो आप कह सकते हैं पटास्को नदी पर बनाया गया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह है मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको के अंदर आपने ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा चांदी का निर्माण होता है मैक्सिको के अंदर। तो इसी मैक्सिको में पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी आप कह सकते हैं स्थित है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, मैक्सिको के राष्ट्रीय आपदा निवारण केंद्र के अनुसार पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी में पिछले महीने कई बार विस्फोट हुए।
पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी देश की राजधानी से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 50 मील की दूरी पर स्थित है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है, एक देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो दुनिया का 13वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात की जाए दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप कह सकते हैं रूस है। और क्षेत्रफल के अनुसार अगर भारत की बात की जाए तो 7वें स्थान पे है। तो दोस्तों बिल्कुल आपने इस बात को ध्यान रखना। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया, तो ये तेलंगाना में पाया गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि तेलंगाना राज्य कब बना था, तो 2 जून 2014 को बना था। वर्तमान समय अगर पूछा जाए भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कल्याण चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूब नगर जिले के जड़चरेला मंडल में पाया गया। पुरातत्व और प्लेस इंडिया फाउंडेशन के सीईओ ने शिवनागी रेड्डी ने बताया कि भावी पीढ़ी के लिए विरासत संरक्षित करें अभियान के दौरान यह शिलालेख मिला है। इसके साथ अगर बात की जाए दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी। इसके साथ अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह हैं। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, एन कोटेश्वर सिंह है। अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी, यानी जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को आप कह सकते अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, उनको शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 16 हो गई है। इसके साथ बात करें निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन 2 राज्यों को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को निम्मू पदम दारचा सड़क आप कैसे राज्यों को जोड़ती है। अगर बात की जाए सीमा सड़क संगठन की अगर बात की जाए, जिसको बीआरओ के नाम से जाना जाता है, ने लद्दाख में रणनीतिक निम्मू पदम दारचा को सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया है। 298 किलोमीटर लंबी यह सड़क कारगिल ले राजमार्ग पर दारचा और निम्बू के माध्यम से मनाली को ले से जोड़ेगी। यह सड़क अब मनाली ले और श्रीनगर ले के अलावा लद्दाख को भीतरी इलाकों से जोड़ने वाला तीसरा मार्ग बना है। निम्बू पदम दारचा सड़क मार्ग या जास्कर राजमार्ग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो उस देश का नाम सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है, ध्यान रखना। कतर की राजधानी क्या है, दोहा। और बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। 2022 का आप कह सकते फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था, कतर में ही हुआ था, ध्यान रखना। सऊदी अरब पहली बार ऐतिहासिक मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में भाग लेगा। सऊदी अरब की रूमी अलका हतानी पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्लामी देश की पहली प्रतिनिधित्व के रूप में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होंगी। अलका हतानी मिस मिडल ईस्ट और मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 का टाइटल जीत चुकी हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में कौन सा देश आप कह सकते भाग लेगा पहली बार, तो उसका नाम आप कह सकते हैं सऊदी अरब है। और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 2024 में मिस वर्ल्ड कौन बनी है, तो 2024 में मिस वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो उनका नाम है चेक गणराज्य की क्रिस्टिना प्रिचकोवो। ये आप कह सकते हैं प्रिचकोवा जो है, ये आप कह सकते हैं 2024 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली है। पोलैंड की कोरलिना बिलाउस्का ने इस प्रतियोगिता के समापन के समय क्रिस्टिना प्रिस्कोवा को यह ताज आप कह सकते हैं दिया। और इस साल इस
इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व मिस इंडिया 2024 सिनी शेट्टी ने किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2024 में मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो आप कह सकते हैं मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी ने आप कह सकते हैं प्रतिनिधित्व किया, लेकिन वो ये खिताब जीतने में असफल रही। इसके साथ अगर बात की जाए मिस यूनिवर्स की, तो मिस यूनिवर्स जो है 2023 में सेनियस प्लासिओस ये निकारागुआ की बनी थी। 2022 में अगर बात की जाए आरबोनी ग्रेबियल यूएसए की बनी थी। 2021 में अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं हरनाथ संधू बनी थी। बिल्कुल 21 साल के बाद भारत को मिस यूनिवर्स का ताज मिला था हरनाथ संधू के रूप में, जो आप कहते हैं भारत से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 2000 में लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है, तो मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, खासकर सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में। 29 जुलाई 1951 को एरिक मार्ले ने यूनाइटेड किंगडम में सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया था। यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, 29 जुलाई 1951 को एरिक मार्ले ने यूनाइटेड किंगडम में सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया था। प्रतियोगिता का आदर्श वाक्य एक उद्देश्य के साथ सौंदर्य है। मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, मिस इंटरनेशनल के साथ 4 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक है। यह सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से आप कह सकते हैं 4 प्रतियोगिताओं में से एक है। यह उपाधि दूरदर्शिता, सुंदरता, बुद्धिमान, बुद्धि, कड़ी मेहनत, संवेदनशीलता और व्यक्तित्व के आधार पर दी जाती है। यानी मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वो आप कह सकते हैं एक उपाधि दूरदर्शिता के आधार पर, सुंदरता के आधार पर, बुद्धिमत्ता के आधार पर, बुद्धि कितनी है उसके आधार पर, IQ लेवल कितना उसके आधार पर, और कड़ी मेहनत के आधार पर, और उसके अंदर सेंसिटिव कितने हैं, वो संवेदनशीलता उसके अंदर कितनी है, और उसकी पर्सनैलिटी जो है उसके आधार को देख करके ही उसको आप कह सकते हैं मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स आप कह सकते हैं बनाया जाता है। एरिक मार्ले की 2000 में मृत्यु हो गई थी। 2000 में क्या हो गई थी, एरिक मार्ले की जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी तो उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी पत्नी जूलिया मार्ले मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनी। उनकी पत्नी जो थी जिनका नाम था जूलिया मार्ले, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष भी बनी थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत की अब तक 6 महिलाएं मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं, जो कि जैसे आप कह सकते हैं रीता फारिया 1966 में बनी, ऐश्वर्या राय 1994 में बनी, डायना हेडन 1997 में बनी, युक्ता मुखी 1999 में बनी, प्रियंका चोपड़ा 2000 में बनी, और मानुषी छिल्लर आप कह सकते हैं 2017 में बनी, जो चंडीगढ़ की रहने वाली है। इसके साथ बात करें दोस्तों ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस शो 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड किसका है, तो ये आप कह सकते हैं भारतीय जीवन बीमा का है। इसके साथ अगर बात की जाए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस शो 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम है, यानी LIC है। विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है, और रिपोर्ट में कहा गया कि LIC की ब्रांड वैल्यू 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर शिखर बनी हुई है, और साथ ही ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 88.3 है, और समदद आप कहते हैं AAA बॉन्ड स्ट्रेंथ रेटिंग भी दी गई है। तो सबसे मजबूत ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस कौन सा बना है, तो आप कह सकते हैं LIC को बनाया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए IPL के इतिहास में सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने जीता है या किस टीम ने बनाया है, तो आप कह सकते हैं सनराइज हैदराबाद ने बनाया है। जो भी IPL चल रहे हैं हमारे, उस IPL के अंदर अगर बात की जाए सबसे बड़ा जो टीम स्कोर किसने बनाया है, सनराइज हैदराबाद ने बनाया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों IPL इतिहास में सबसे बड़े टीम टोटल का रिकॉर्ड सनराइज हैदराबाद ने तोड़ दिया। सनराइज हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ
20 ओवरों में 277 पे 3 विकेट आप कह सकते हैं गिर गए थे। तो 277 का रन आप कहते हैं स्कोर बनाया था, जो अब तक का सबसे बड़ा टीम टोटल है। इसे पहले आरसीबी ने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 263 का स्कोर था। यानी इससे पहले वॉरियर्स आप कह सकते हैं पुणे वॉरियर्स इंडिया का 263 पे 5 विकेट खो करके स्कोर था, लेकिन हाल ही में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। किसके द्वारा तोड़ दिया गया? सनराइज हैदराबाद के द्वारा तोड़ दिया गया। और ये स्कोर था किसका? मुंबई इंडियंस के खिलाफ आप कह सकते हैं स्कोर बनाया गया। इसके साथ साथ बात की जाए दोस्तों, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली? तो उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। जबकि देश के नए लोकपाल कौन है? AM खानविलकर आप कह सकते हैं देश के नए लोकपाल हैं। लोकपाल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है और लोकायुक्त होता है वो राज्यों में होता है। इसके साथ अगर बात करें, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्याय सदस्य के रूप में शपथ ली है। भारत के लोकायुक्त के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति ऋतुराज इससे पहले भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और पंकज कुमार और अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में भी शपथ ली। यानी आप कह सकते हैं ऋतुराज अवस्थी जो हैं ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और इनके साथ साथ पंकज कुमार, अजय तिर्की ने भी लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? नासिक में किया गया। और सूरत डायमंड ब्रोस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? गोविंद डोलकिया को बनाया गया। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों, डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया मैरियम मेमन मैथ्यू को चुना गया है या बनाया गया है। भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन MV राव को बनाया गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये अश्विनी कुमार चुने गए हैं। इसके साथ साथ बात की जाए, नए BMC आयुक्त के रूप में किसे चुना गया, किसे नियुक्त किया गया? तो भूषण गगरानी को चुना गया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये नवीन जिंदल को चुना गया है या नियुक्त किया गया है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है देवेंद्र झांझरिया, राजस्थान के रहने वाले हैं, पैरा ओलंपिक से संबंधित हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने हैं? उनका नाम है रमेश सिंह अरोड़ा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के केसर को GI टैग मिला है। GI टैग कितने वर्षों के लिए जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त भार किसने संभाला है? तो RR7 ने संभाला है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति आप कहते हैं लॉन्च किया है। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर बना है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का पासपोर्ट के कौन से स्थान पे है? तो आप कह सकते हैं 85वें स्थान पे है। और सबसे अगर घटिया पासपोर्ट अगर बात की जाए तो किसका है? अफगानिस्तान का है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में उस स्थान पर रहा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन सा बना? तो ये भारत बना है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान महोत्सव 2023 कहां पर मनाया गया? तो आप कह सकते हैं फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मिता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरियाणा के नए DGP कौन बने हैं? तो उनका नाम है सूत्रजीत कपूर। और हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है।
दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो टारगेट जॉब स्कैन को आप कहते हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारे आप कमेंट करें, क्योंकि हम जो इतनी मेहनत से आपके लिए जो वीडियो बनाते हैं उसमें एक अच्छा कंटेंट जो आपको देते हैं वो हर एग्जाम में छपने वाला होता है और उसी को पढ़ करके ही आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का आप कहते हैं लिंक मिल जाएगा और उसको ज्वाइन करके आप इसमें PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।